बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, ये वीडियो अगर आप पूरी वॉच कर सकते हैं तो ही इसको स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो क्लास 7 काउंट और मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 टाइटल है लाइंस एंड एंगल्स। कंप्लीट जो इस चैप्टर की फाउंडेशन है, बेस है, वो मैं इस लेक्चर के अंदर दूंगा। अगर आपने इसको स्किप करके देखना है या आपने इसको दरमियान में ड्रॉप कर देना है तो फिर इसको स्टार्ट करने का भी कोई फायदा आपको नहीं होगा। इसको पूरा देख सकते हैं तो इसको देखिएगा। इसमें सबसे जो टाइटल है इसका लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस तीन तरह की, अगर हम 7th क्लास की बात करें, सबसे पहले एक लाइन, पहली चीज क्या है? लाइन। सर सेकंड लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। थर्ड वन है रे। इससे एक एक पॉइंट जो है ना, इस वीडियो के अंदर जो बता रहा हूं मैं आपको, एक एक पॉइंट वो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा और एक एक पॉइंट जो है वो पूरे चैप्टर के अंदर काम आएगा और इवन आगे जिंदगी में भी आपके काम आएगा। बेसिक्स अगर आपने इस वीडियो के अंदर अपनी ये अच्छी तरह इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली और अपने कॉन्सेप्ट्स को आपने स्ट्रांग कर लिया। सबसे पहली चीज है लाइन। सर लाइन क्या है? इसी वीडियो को अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो, दोबारा वॉच कीजिएगा, अगेन एंड अगेन वॉच कीजिएगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से जो है ना वो डेवलप हो जाएं और वो स्ट्रांग हो जाएं। इसके अलावा अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो, नीचे कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी पॉसिबल हो आपको उसका आंसर दूं। लाइन क्या चीज है? सर हमने सीखा है ये एक लाइन है। नो, लाइन वो होती जिसके दोनों एंड्स पे एरो होता। ये बात समझ में आई? देखें, एरो हेड इस साइड पे भी है, इस साइड। इसका मतलब है कि ये इधर भी चलती चली जाएगी, कोई इसकी हद नहीं है, अनलिमिटेड, और इधर भी। ये क्या है? लाइन। लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस है। ये हमने लगा दी एक लाइन, अमूमन हम इसी को लाइन कहते हैं। दिस इज नॉट लाइन, ये लाइन सेगमेंट है। सर ये क्या है? इट्स अ लाइन सेगमेंट। एक डॉट ये, आपने इन दोनों डॉट्स को ज्वाइन कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट फॉर्म हो गया। ये एक लाइन नहीं है, ये एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि इसके दोनों एंड क्लोज हैं। दोनों एंड इसके क्या हैं? क्लोज हैं। लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्या है कि लाइन के अंदर दोनों एंड्स ओपन होते हैं, मतलब इधर भी एक्सटेंड हो सकती, इधर भी एक्सटेंड हो सकती, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन लाइन सेगमेंट के दोनों एंड क्लोज होते। लाइन सेगमेंट एक डॉट ये, इनको आपने ज्वाइन कर दिया, ये एक लाइन सेगमेंट फॉर्म हो गया। क्यों? दोनों एंड क्लोज हैं ना, ये इधर अब फर्दर एक्सटेंड होगी ना, इसकी एक फिक्स्ड मेजरमेंट है। लेकिन लाइन के केस में ऐसा नहीं होता। लाइन सेगमेंट में एक फिक्स मेजरमेंट होती, लेकिन लाइन के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसके दोनों एंड ओपन होते, इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है। रे इन दोनों से डिफरेंट है। सर दिस इज रे। रे का एक एंड ओपन है, एक एंड क्लोज है। इधर से शुरू हुई, अब इधर नहीं जा सकती, इधर जो है ना फर्दर इसको जितना आप मर्जी एक्सटेंड कर दें। मैंने ये बात समझ में आई? ये लें, दिस इज ऑल्सो अ रे, दिस इज रे। ये रे में एक सिरा, एक एंड ओपन होता और एक एंड क्लोज होता। लाइन के केस में दोनों के दोनों सिरे, दोनों के दोनों एंड ओपन होते। लाइन सेगमेंट दोनों एंड क्लोज होते। ये सर हमें समझ में आ गई लाइन की बात। क्लियर हुई? लाइन एंड एंगल्स। एंगल्स की कितनी टाइप्स होती, वो हम जैसे जैसे अब आगे चलेंगे चीजें मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। लाइंस के बारे में आपको चीजें कुछ समझ में आई होंगी। अब जो इसमें पहला आपका पॉइंट है पेज नंबर 146 पे, परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में। परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में। किस बारे में? सर परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में।
परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती, ये चीज क्लियर हुई। इसको अब हम रिमूव कर लेते। देखो यार, मैं भी ना सिंपल वो काम कर सकता था कि डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर देता, थोड़े से ये कॉन्सेप्ट देता, खत्म होगी बात। आई जस्ट वांट कि आपकी जो चैप्टर 12 की एक बिल्डिंग बने, उसमें आपकी फाउंडेशन, आपकी बेस बड़ी स्ट्रांग हो, कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो, करने में मजा आए आपको भी। ठीक है, जब आप कोई चीज कर रहे हो तो आपको समझ तो आए कि हम कर क्या रहे हैं, ये है क्या। परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में जो स्टेटमेंट आपकी बुक में दी वो कह रहा है परपेंडिकुलर लाइंस आर टू लाइंस दैट इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, या इन दोनों के दरमियान जो एंगल होता है वो होता है कितना, 90 डिग्री। आपके पास प्रोटेक्टर होगा जिसको आप लोग डी भी कहते हैं, इस शेप में ना, डी की शेप में। उसको अगर आपने एक लाइन सेगमेंट है यहां पे, अगर आप रखें यूं प्रोटेक्टर रखा जाएगा ना आपका, यहां बिल्कुल आपको 90 का एंगल नजर आ रहा होगा। ये आपने ज्वाइन कर दिया, सही है। अब मैं बाय हैंड बना रहा हूं तो वो इतना शायद क्लियर ना हो। चलें, ये मैं आपको स्केल से बना कर आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये एल्यूमिनियम का स्केल लाया हूं, एक लेंथ है। देखें, ये एक लाइन आपने ड्रॉ कर ली, लाइन, ये एक लाइन सेगमेंट है आपके पास। यहां आपने प्रोटेक्टर रखा, और जब यहां 90 शो हो रहा है प्रोटेक्टर में, जब आपने यूं रखा तो आपने इसे यूं ज्वाइन कर दिया। ये मैं खास इस चैप्टर के लिए लाया हूं क्योंकि यहां कंस्ट्रक्शन हमें करनी पड़ेगी। तो ये अगर आप देखें तो इन दोनों लाइन सेगमेंट के दरमियान अगर आप देखें तो यहां 90 का एंगल है। आपने भी प्रोटेक्टर रखा ना, तो आपने कौन सा कितना एंगल ड्रॉ किया, 90 का एंगल ड्रॉ किया। सर 90 के एंगल को, 90 का एंगल तो कहते हैं, इसको एक और नाम भी है, इसे कहते हैं राइट एंगल। क्या, राइट एंगल। तो ये जो एंगल है, ये एंगल कह सकते हैं दोनों के दरमियान 90 डिग्री, या इट्स अ राइट एंगल, या हम ये भी कह सकते हैं कि दीज टू लाइन सेगमेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, जिनमें उन दोनों के दरमियान जो एंगल हो वो 90 डिग्री का हो, 90 का हो। तो दीज लाइंस आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। कोई सी दो लाइंस, जैसे अब एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये और ये, इनके दरमियान जैसे ये अब देखें ना, एंगल कौन सा है, 90, ये बिल्कुल इसके यूं है, ये दो लाइंस। क्लियर हुई ये बात, ये कहलाती हैं परपेंडिकुलर लाइन। अगर ये ए बी है, ये एन और एम है, तो एन एम और ए बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स हैं, ए बी और एम एन। ये चूंकि लाइन सेगमेंट्स हैं तो यहां हमने लाइन सेगमेंट का साइन डाल दिया। ये ऊपर बता रहे हैं कि ये दोनों आपस में लाइन सेगमेंट। अगर ये लाइंस होती, जैसे यूं होता और ये भी एक्सटेंड होता, यूं होती और यूं होती, दोनों साइड्स पे एरो आ गए ना, दोनों एंड्स ओपन हो गए, तो फिर हम यहां भी ये वाला साइन डालते, जिससे पता चलता कि ये क्या है, लाइंस हैं, लाइन सेगमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये वाला साइन डालते। ये साइन किसका होता सर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता, परपेंडिकुलर का साइन होता, ये वाला यूं और फिर नीचे यूं। क्या शो कर रहा है कि 90 का एंगल फॉर्म हो रहा है। ये बात समझ में आ रही? आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नहीं समझ में आया कमेंट्स में पूछे, मैं फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। 90 का एंगल फॉर्म हुआ, साइन ये है, हमने शो कर दिया कि लाइन ए बी परपेंडिकुलर है किसके, लाइन एम के। ये हटा दें, ये हटा दें। अब सर ये ओपन एंड खत्म हो गए, क्लोज एंड्स हो गए, तो ये लाइंस बन गई, तो ये भी हटा दें। अब हम इनको बता दें, यहां साइन भी कौन सा लगाएंगे, लाइन सेगमेंट वाला, लाइन वाला हमने हटा दिया।
ये आपके पेज नंबर 146 के बॉटम पे बिल्कुल जो है ये है डेफिनेशन, परपेंडिकुलर लाइंस आर टू लाइंस दैट इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। अगले अगर आप देखें पेज नंबर 147 के तकरीबन टॉप से थोड़ा सा नीचे, टू लाइंस आर सेट टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ द एंगल बिटवीन देम इज अ राइट एंगल और 90 डिग्री। क्या कह रहा है कि दो लाइंस ए बी और एम एन आर सेट टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो लाइंस को आपस में हम परपेंडिकुलर कहेंगे एक दूसरे के, कब? जब उन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल 90 डिग्री का हो और उसका एक और नाम भी है, वो एंगल कौन सा हो? वो राइट एंगल हो। क्लियर हुई ये बात? तो पेज नंबर 146 के बॉटम में जो आपको ग्रीन बॉक्स में लिखा हुआ वो भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। 147 पे जो बोल्ड लिखा हुआ तकरीबन मिड में कि टू लाइंस आर सेट टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ द एंगल बिटवीन देम इज अ राइट एंगल और 90 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं। दोनों जो है वो परपेंडिकुलर लाइंस की ही डेफिनेशन हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, ये आपको परपेंडिकुलर लाइंस अब समझ में आ गई। अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वो है पैरेलल लाइंस का। किसका? पैरेलल लाइंस का। वो डिस्कस करते हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जैसे हमने अभी डिस्कस किया परपेंडिकुलर लाइंस को कि इस तरह एक लाइन हो और दूसरी उसके साथ में इस तरह वर्टिकल हो, दोनों के दरमियान एंगल हो 90 का, तो वो परपेंडिकुलर लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं कि एक लाइन और दूसरी लाइन, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस हमेशा सेम रहे। आप इनको जितना मर्जी एक्सटेंड करते जाएं, जितना मर्जी एक्सटेंड कर दें, ये कभी भी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करें, आपस में एक दूसरे से टकराएंगी नहीं। पैरेलल लाइंस, अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? पैरेलल लाइंस का। अब हमारे पास एक लाइन है, लेट्स सपोज, जो छोटे स्केल होते हैं ना वो व्हाइट बोर्ड पे इतना काम आते नहीं। अच्छा, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। मैंने एक छोटी लगाई है लाइन, एक बड़ी लगाई है, बताता हूं क्यों। ये लाइन आप कह लें जी एच, और ये लाइन है, देखिए ये लाइंस हैं, मैं इनके एंड्स दोनों ओपन हैं। अगर सर दोनों एंड्स आप ओपन ना रखते तो ये क्या होती? लाइन सेगमेंट होती। जी एच और ये है एस टी। फॉर अंडरस्टैंडिंग, जी एच और एस टी ये दो लाइंस हैं। आप इस एस टी को यहां इधर बढ़ाते जाएं, इसको इधर बढ़ाते जाएं, इनको इधर बढ़ाते जाएं, इधर बढ़ाते जाएं, जितना मर्जी कर लें, आप देखें इन दोनों के दरमियान फासला सेम है। ये जितना भी बढ़ा देंगे ये आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कहीं भी जाके ये एक दूसरे से टकराएंगी नहीं। ये बात कुछ समझ में आई? ऐसी दो लाइंस जिन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहे, वो सेम रहे, वो इक्वल रहे, और वो लाइंस आपस में जितना भी उनको एक्सटेंड करें कहीं भी जाके एक दूसरे से इंटरसेक्ट ना करें, नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर, तो वो लाइंस क्या कहलाती? एक दूसरे के साथ वो पैरेलल हैं। ये बात समझ में आई? ये लाइन जी एच और एस टी, एस टी को दोनों साइड्स में जितना मर्जी एक्सटेंड कर दें, जी एच को दोनों साइड में जितना मर्जी एक्सटेंड कर दें, ये कहीं भी जाके टकराएंगी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो सर हम कह सकते हैं कि लाइन जी एच और लाइन एस टी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। सर इसको कैसे लिख सकते हैं? जैसे हमने याद है हमने परपेंडिकुलर वाला लिखा था, तो यहां भी हम लिख सकते हैं, नीचे ऊपर ऊपर लिख देते हैं, जी एच इज पैरेलल टू एस टी। ये परपेंडिकुलर का साइन था, आपको याद होगा ऐसी ना, ये परपेंडिकुलर का साइन था। और ये साइन किसका है सर? ये वाला सर ये है पैरेलल का। देखा ना, एक लाइन, ये दो लाइन हमने ड्रॉ कर दी जो कि शो कर रही है कि आपस में ये टकरा नहीं रही, दोनों के दरमियान फासला सेम है, तो ये आपस में क्या हुई? पैरेलल। ये साइन हम ऊपर डाल देंगे। किसका सर ये साइन है? सर ये लाइन का साइन है, विच शोज कि जीएच भी एक लाइन है और एसटी भी एक लाइन है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है?
पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस के बारे में कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? अब देखें पेज नंबर 148 के मिड में ग्रीन करके शेडेड जो है ना आपको दिया हुआ है पैरेलल लाइंस। इसकी डेफिनेशन एक तो बॉक्स में लिखी, टू लाइंस विच हैव द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम, टू लाइंस विच हैव द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम एंड डू नॉट इंटरसेक्ट। दोनों के दरमियान डिस्टेंस सेम है और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, आर कॉल्ड, उनको क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। अगली बात पे चलते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ऊपर जो ग्रीन शेड में लिखा वो तो होगी डेफिनेशन इसकी, आप डेफिनेशन वो लिखेंगे। ये आगे डेफिनेशन के नीचे 2-3 लाइनें छोड़ के, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। सिंबॉलिकली पैरेलल इज रिटन एज, 2 लाइंस इस तरह ड्रॉ किए जैसे मैंने आपको बता दिया और यहां भी हमने किया। ये जो पॉइंट है ना बुलेट वाला, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता, और ये आप जरा इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। क्या कह रहा है इसके अंदर? कह रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। सर इस बात का मतलब समझ नहीं आया। समझते हैं, ST और GH आपस में पैरेलल है। आप अगर यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सर मैंने ये देखें यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लेट सपोज ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ किया सर? इस ST के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना के एक लाइन ड्रॉ कर। इसी तरह इस जगह पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 90 का एंगल यहां बना और मैंने इस 90 के एंगल जो बना ये लाइन एक ड्रॉ कर दी स्ट्रेट। अब अगला मैंने एंगल बनाया 90 का इस पे GH पे, यहां पे बना तकरीबन, और मैंने यहां पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली। ये समझिएगा गौर से जरा। इसको नाम दे दें पॉइंट C का, इसको दे दें पॉइंट D का, इसको नाम दे दें पॉइंट K का, इसको नाम दे दें L का, इसको नाम दे दें O का, इसको दे दें P का। ST के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया क्या? CD, और ST के ऊपर ही आपने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया KL। अब जो बात आपको समझाने की है वो ये है कि अगर आप CD की पैमाइश करें, मेजर करें, और KL की मेजरमेंट करें, OP की मेजरमेंट करें, तो इन सब की लेंथ क्या होंगी सर? नजर भी आ रहा है कि सेम होंगी। इन सब की अगर आप लेंथ देखें सर, CD और KL और OP, ये सब जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, बराबर होंगे। हम मेजर करके भी देख लेंगे तो यही होगा। इट मीन जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हर परपेंडिकुलर का डिस्टेंस सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बात समझ में आई है? अब ये पॉइंट अगर आप पढ़ के अब इस बात को समझें, क्या कह रहा है? द परपेंडिकुलर, कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना बिटवीन पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इस पे आप 50 बार परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, या इस पे कर लें या इस पे कर लें, उसकी लेंथ हमेशा सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जो एक परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी वही 50 और कर लें उन सब की वही आएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। आई होप ये बात कुछ कुछ आपको समझ आई होगी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो इसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या इसी को बार बार रिपीट करके सुने, देखें और चीजें आप अपने आप को क्लियर करें। अच्छा, जो अगला पॉइंट है वो पेज नंबर 148 के बिल्कुल आखिरी जो लाइन लिखी है वो एक क्वेश्चन है। क्या है? व्हाट हैपेंस इफ अ परपेंडिकुलर लाइन इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री। ये देखें CD और AB एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। वो कह रहा है कि अगर आप इन परपेंडिकुलर लाइंस को क्या करें, इनमें से एक लाइन को आप रोटेट कर दें, किस तरह? 90 डिग्री, तो क्या होगा? व्हाट हैपेंस। अगले पेज पे, पेज नंबर 149 के टॉप पे उसने आपको तस्वीरों की शक्ल में दिखाया है, समझाने की कोशिश की है। उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि क्या मतलब है उसकी बात का और उसका आंसर क्या हो सकता है। वो कह रहा है कि 2 लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों और अगर आप उनमें से एक लाइन को 90 डिग्री रोटेट कर दें तो क्या होगा। पहला केस है कि दोनों लाइंस एक दूसरे को टच ना कर रही हों। AB does not touch CD, AB और CD आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रही, तो क्या होगा अगर आप 90 डिग्री रोटेट कर देंगे। दूसरा, अगर ये एक दूसरे को टच कर रही हैं और आप 90 डिग्री रोटेट करेंगे तब क्या होगा। दोनों डिस्कस हम करते हैं यहाँ पे। पहला केस है, देखें AB और CD एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये जो लाइन AB है ना, ये यूं है, आपने इसको 90 डिग्री रोटेट किया तो ये यूं हो जाएगी। 90 डिग्री है ना पूरा, ठीक है, शिफ्ट ये इस तरह है, आपने इसको 90 डिग्री रोटेट किया तो ये इस पोजीशन में आ गई। ये AB देखें, जब CD वैसे का वैसे, ये आपने AB को रोटेट किया तो ये यूं से यूं हो गई।
ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है, जो पुरानी लाइन थी, और 90 डिग्री यूं रोटेट हो गया, तो इस पोजीशन में आ गई। क्या है ये, इस पोजीशन में, इस कंडीशन में ए बी और सी डी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये देखें परपेंडिकुलर साइन भी आ गया। यहाँ ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट अगर आप देखें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लेकिन यहाँ क्या किया आपने, स्टेप में इनको रोटेट किया। तो यहाँ लिखे मेरे ख्याल उसमें बुक में नीचे लिखा भी हुआ है कि रोटेट ए बी को रोटेट किया कितना, थ्रू 90 डिग्री रोटेट किया। क्या हुआ आप देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को क्या हो गई, पैरेलल हो गई। यहां लिख दें, बुक में लिखा हुआ ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हो गए। तो आप इसका आंसर इस तस्वीर को देख के खुद निकाल सकते हैं पहले केस का। क्वेश्चन क्या था 148 के लास्ट पे, व्हाट हैपेंस इफ अ परपेंडिकुलर लाइन इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री। पहला आंसर, इफ टू लाइन्स ए बी एंड सी डी डू नॉट टच ईच अदर, देन आफ्टर रोटेशन, इफ two lines AB and CD do not touch each other, then after rotation, rotation के बाद क्या होगा, they become parallel to each other। ये बात समझ में आई। If two lines AB and CD do not touch each other, then after rotation, rotation के बाद क्या होगा, they become parallel to each other। ये मैंने यूं इसलिए लिख दिया कि बुक में लिखा हुआ है, थर्ड जो दरमियान वाली जो है ना फोटो, उसके नीचे लिखा हुआ है कि क्या करना है, रोटेट किया ए बी को थ्रू 90 डिग्री। आपको स्टेटमेंट समझ में आई। पहला आंसर इसके, इस क्वेश्चन के, ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है पूछने के लिए ऑब्जेक्टिव का। सिंपल है कि व्हाट हैपेंस, और उसका आंसर ये है। अगला, सर अगर दूसरा जो केस उसने दिया हुआ, ए बी इंटरसेक्ट सी डी। ए बी पहले वाले में था कि दोनों आपस में टच नहीं हो रही, लेकिन यहां क्या है, वो टच हो रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ड्रॉ करते हैं, देखें ये तो हो गया सी डी और ये हो गया ए बी, ए बी सी डी, दोनों को ये पॉइंट है ओ। यहां पे क्या है कि ए बी और सी डी एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो हैं, ए बी और सी डी एक दूसरे परपेंडिकुलर तो हैं, किस पॉइंट पे, एट ओ। ओ वो पॉइंट है जहां ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक हुई ये बात। इस केस में पहला केस क्या था कि जब ये दोनों को टच नहीं कर रही तो क्या हुआ था, एक दूसरे के पैरेलल हो गई थी। इस केस में अगर आप ए बी को रोटेट करेंगे क्या होगा सर? सर ये देखें, ये तो लाइन है सी डी, सर ये लाइन हो गई सी डी, ये 90 डिग्री रोटेट करेंगे ए बी, यूं है ना। अगर आप इसको 90 डिग्री यूं रोटेट करेंगे तो इसके ऊपर ही लेट जाएगी, ये इसके ऊपर ही हो जाएगी, कॉन्साइड कर जाएगी, कोलाइड कर जाएगी इसके साथ। ये बात समझ में आ रही? अगर ये अलग होती, आप ये ले डाउन होती तो इसके पैरेलल हो जाती, लेकिन ये इसी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। जब आप इसको यूं नीचे ले जाते जाएंगे, यूं ले जाते जाएंगे, नीचे ले जाते जाएंगे, तो ये इसके ऊपर ही लेट जाएगी, इसी के साथ कॉन्साइड कर जाएगी, मिल जाएगी। ये सी डी लाइन ऑलरेडी थी, ए बी इसके ऊपर जब ऐसे ही आपने 90 डिग्री उसको किया रोटेट, ठीक है। ए बी इस केस में क्या किया, ए बी रोटेट, ए बी को भी रोटेट किया, कितना, थ्रू 90 डिग्री, तो क्या हुआ, वो इस सी डी के साथ ही मिल गई। देखिए ना, वो मैं अगर वो भी यूं ड्रॉ करूंगा तो वो वापस इसी के ऊपर ही लाइन बन जाएगी, इसी के ऊपर ही लाइन बन जाएगी। अब ये सिर्फ सी डी नहीं है, इसके अंदर ए बी भी शामिल। बात कुछ समझ में आई? आफ्टर रोटेशन क्या हुआ, एक सिंगल लाइन बन जाएगी, एक सिंगल लाइन फॉर्म हो जाएगी।
इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, ए बी कोलाइड्स विद सी डी। यहां सर हम सी डी नहीं लिख सकते, ए बी भी नहीं लिख सकते। क्यों सर? ये सिर्फ ए बी नहीं है, ये सिर्फ सी डी भी नहीं है, बल्कि ये सी डी और उसके ऊपर ए बी भी कोलाइड हुआ हुआ है। आई होप कि ये बात, ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब सर इसका आंसर कैसे लिखेंगे? अब मैं आपको रिपीट करता हूं कि 148 के लास्ट में जो क्वेश्चन लिखा हुआ कि व्हाट हैपन्स इफ अ परपेंडिकुलर लाइन इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री, तो उसका आंसर क्या होगा? पहला केस, इफ टू लाइन्स ए बी एंड सी डी डू नॉट टच विद ईच अदर, देन आफ्टर रोटेशन they become parallel to each other। एक दूसरे के पैरेलल होगी थी। दूसरा केस, इफ टू लाइन्स ए बी एंड सी डी intersects each other, two lines AB and CD intersects each other at O, या कोई भी पॉइंट का नाम दे सकते हैं आप। स्टेटमेंट क्या होगी? इफ टू लाइन्स AB and CD intersects with each other at O, then after rotation के बाद क्या होगा? They both collides with each other। ये बात समझ में आई? दूसरा पॉइंट जो बी वाला, इसके दो आंसर होंगे ना, मतलब इसका आंसर उसके दो पार्ट्स होंगे, एक पार्ट ए होगा, एक पार्ट बी होगा, एक पार्ट 1 होगा, एक पार्ट 2। पहला पार्ट क्या होगा? इफ टू लाइन्स ए बी एंड सी डी डू नॉट टच विद ईच अदर, देन आफ्टर रोटेशन दे बिकम पैरेलल टू ईच अदर। उसके बाद अगला पॉइंट क्या होगा? इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट, टू लाइन्स ए बी एंड सी डी intersects with each other at point O, then after rotation they collides with each other। एक दूसरे से वो मिल जाएंगी, एक दूसरे के अंदर जम हो जाएंगी, गुम हो जाएंगी, एक ही लाइन बन जाएगी। आई होप कि ये 148 के टॉप बॉटम पे जो क्वेश्चन लिखा है और 149 के टॉप पे जो उसका एक्सप्लेनेशन दी हुई है, जो आपको तस्वीरें बना के उसने दिया हुआ है, ये हम उसका आंसर आपको समझाने में कामयाब हो गए। फिर भी समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट्स में पूछें, और चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और वीडियो को जितना इसको दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिएगा। अगला जो पॉइंट है इसमें वो है ट्रांसवर्सल का, इम्पॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। स्टार्ट करते हैं। एक ऐसी लाइन, ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइंस, जैसे हमने पैरेलल लाइन देखी ना ए बी और सी डी, दो पैरेलल लाइंस देखी, अगर इन दोनों लाइंस को एक लाइन दरमियान से काट दे, इस तरह इनमें से पास होकर दोनों को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे टच करते हुए गुजरे, इंटरसेक्ट करते हुए गुजरे, वो लाइन कहलाती, वो जो न्यू लाइन आपने ड्रॉ की वो कहलाती ट्रांसवर्सल। ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको, ये देखिए, सर ये लाइन होगी हमारी ए बी, सेम है ना डिस्टेंस? हाँ सर सेम है। सर ये लाइन हो गई हमारी ए बी सी डी, ठीक हो गया। अब ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन जो इन दोनों को कट करे, दोनों पैरेलल लाइंस को, ये लें सर, पी क्यू, ये ट्रांसवर्सल क्या है? पी क्यू। ये इसको जिस पॉइंट पे टच कर रही है ए बी को, उसको हमने नाम दे दिया एल का, और इसको जिस पॉइंट पे टच कर रही है इसको हमने नाम दे दिया एम का। अब इसी ट्रांसवर्सल से बहुत सारी चीजें आपको समझानी हैं, बहुत सारी चीजें इससे लिंक करेंगी। ट्रांसवर्सल क्या होता? दो पैरेलल ऐसी लाइन जो
दो पैरेलल लाइंस को, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है ना, जो दो पैरेलल लाइंस को कट करे एट टू डिफरेंट पॉइंट, एक पॉइंट एल पे इसने ए बी को कट किया, पॉइंट एम पे इसने सी डी को कट किया, तो पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल। ठीक हो गया। ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन, अ लाइन दैट कट्स, अ लाइन दैट कट्स टू और मोर पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस या दो से ज्यादा भी हो सकती। ठीक है सर, जैसे एक लाइन ए बी सी डी ई एफ, ये ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर लिया, ये सर ए बी सी डी ई एफ, ये तीन लाइंस हैं, इसने यहां पे इसको जे पे काटा, इसको के पे काटा, इसको एम, कुछ भी दे सकते हैं, एल कुछ भी, तो ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, दिस ट्रांसवर्सल इज एस। लिहाजा एक लाइन जो टू, ये सिर्फ मैंने आपको जो उसकी अगली बात थी ना, अ लाइन दैट कट्स टू और मोर, ये दो पैरेलल लाइन थी, ये दो से ज्यादा पैरेलल लाइन थी। देखा ना, ये ए बी सी डी ई एफ तीन पैरेलल लाइंस है, तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस को जब वो कट करे एट डिफरेंट पॉइंट्स, तो वो लाइन जो कट करती है वो लाइन क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल। तो इस केस में ट्रांसवर्सल क्या है, पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल। आई होप कि ट्रांसवर्सल आपको समझ में आएगा। ट्रांसवर्सल क्या होता है, ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस को कट करे एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, तो वो क्या कहलाती, ट्रांसवर्सल। पी क्यू क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सल। अब इससे आगे अगर हम चलें तो पेज नंबर 150 के टॉप पे सबसे पहली चीज है एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर नाम से साबित है कि बाहर वाले। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स, ये पॉइंट एल है, इस पे एंगल फॉर्म हो गया ये वाला पी क्यू, जो कि एक ट्रांसवर्सल है, इसने इस ए बी के साथ यहां पे एक एंगल फॉर्म किया और एक एंगल यहां पे बना, दो एंगल बन गए ना। इसी तरह पॉइंट एल है और ये पॉइंट एम है, एक एंगल इसने सी डी के साथ यहां पे बनाया और एक एंगल यहां पे बनाया, ये भी एक एंगल है। आपकी बुक वाले ने जो नाम दिया हुआ है, इसको 1, इसको 2 और इसको 7 और ये 8, 1 2 7 8। इसके अंदर आप लिखना चाहें तो अंदर लिख दें, लें जी हमने इसको इसके अंदर ही। आप अगर देखें, गौर करें, ये ए बी और सी डी का इंटीरियर पोर्शन है, अंदर वाला हिस्सा है, ये इनका बाहर वाले हिस्से। ये जो एंगल फॉर्म हुए ये बाहर वाले हिस्सों में हुए, 1 2 और 7 8 जो एंगल्स फॉर्म हुए हैं वो कौन से, ये जो एंगल बने हैं ये बाहर वाले, ए बी के भी बाहर वाले, यहाँ ये सी डी के बाहर वाले हिस्से, ये इन दोनों का अंदरूनी हिस्सा इंटीरियर पोर्शन है, ये एक्सटीरियर पोर्शन है। तो सर जो एंगल बाहर वाली जगहों पे एक्सटीरियर पोर्शन में फॉर्म हुए तो वो एंगल भी तो एक्सटीरियर होंगे ना। मैंने सर 1 2 7 8 आपने नाम क्यों दिया, सर आप इसको कोई भी नाम दे दें, आप इसको 96 कह दें, इसको 1040 कह दें, कोई भी नाम दे सकते हैं, नाम आप अपनी मर्जी का दिया है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने वही नाम लिखे जो आपकी बुक वाले ने मेंशन किए हुए। इसको उसने 1 कहा, इसको 2 कहा, इसको 7 कहा और इसको 8 कहा। ये 1 2 7 8 वो एंगल्स हैं जो एक्सटीरियर पोर्शन में फॉर्म हुए, तो ये कहलाएंगे एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, एक्सटीरियर एंगल्स 1 एंगल 2 एंगल 7 एंड एंगल 8 lie outside the lines AB and CD, so they are called exterior angles। ये बात क्लियर हो गई। अब अगला पॉइंट है, वो है एंटीरियर एंगल्स का। कौन सा, एंटीरियर एंगल्स। सर वो क्या होता है, जैसे हमने अभी जिक्र किया कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये है एंटीरियर पोर्शन, अंदरूनी हिस्सा, एंटीरियर पोर्शन या एंटीरियर एरिया
अंदरूनी पोर्शन, अंदरूनी एरिया, ए बी और सी डी का ये अंदरूनी एरिया है ना भाई। तो इस पे जो एंगल्स बनेंगे, ये एंगल है 3, ये एंगल है 4, ये एंगल है 5 और ये एंगल है 6। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 और 7 8 कौन से एंगल्स थे सर? वो एक्सटीरियर एंगल्स थे। 1 2 7 8, ये वाले एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स थे बिकॉज दे लाई आउटसाइड। अब एंगल 3 4 5 6, एंगल 3, ये एंगल का साइन है, ये साथ जरूर डालना है। एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, दे लाई इनसाइड, ये अंदरूनी हिस्से में पड़े हुए हैं, तो इनको क्या नाम देंगे? एंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंटीरियर एंगल्स, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 लाई बिटवीन ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी के बिटवीन हैं, दरमियान में हैं, तो इनको क्या कहेंगे? दे आर एंटीरियर एंगल्स, अंदरूनी एंगल्स हैं। समझ में आई बात? एक्सटीरियर बैरूनी हो गए, बाहर वाले हो गए। आई होप के ट्रांसवर्सल हो गया, एंटीरियर एंगल्स हो गए, एक्सटीरियर एंगल्स हो गए, ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी समझ ना आए तो नीचे कमेंट्स में पूछें, डिस्कस करें। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी पॉसिबल हो भाई आपको आंसर दूं। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। उन सोर्सेज के थ्रू भी अगर आप पूछना चाहें, डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं ना। अब जो अगला पॉइंट है ना, वो है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का। कौन सा? ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं? अब देखें, ये एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5। जब आपने एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया, ए बी पे जिस तरह ऊपर वाली साइड पे ये एंगल 1 बना, उसी तरह ये ट्रांसवर्सल उसी एंगल में आके इस नीचे वाली पैरेलल लाइन सी डी से टकराया। तो यहां भी जिस तरह एंगल 1 बना, बिल्कुल उसी तरह एंगल 5 फॉर्म हुआ। तो ये दो एंगल्स आपस में क्या होंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। एंगल 1 एंड एंगल 5। सर एक जोड़ा तो ये बन गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का, एक पेयर ये बन गया। दूसरा, जब ये पी क्यू ट्रांसवर्सल इस ए बी से टकराया, स्ट्राइक किया, इंटरसेक्ट किया, ए बी के अंदरूनी पोर्शन में ये एंगल 4 फॉर्म हुआ। उसी तरह जिस तरह एंगल 4 फॉर्म हुआ, जब ये पी क्यू ट्रांसवर्सल उस ए बी के पैरेलल सी डी जो थी लाइन, उसको उससे इंटरसेक्ट किया, तो उसके भी इस साइड पे, बैरूनी साइड पे, जिस तरह एंगल 4 बना था उसी तरह एंगल 8 बना। तो एंगल 4 और एंगल 8 ये एक दूसरे के, जिस तरह ये बना था उसी तरह उसी साइज का ये फॉर्म हुआ, तो ये एक दूसरे के क्या हुए? कॉरेस्पॉन्डिंग हुए। एंगल 4 एंड एंगल 8। सर एक पेयर हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग का ये आ गया। नेक्स्ट सर, जब हमने ये पी क्यू एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया, उस दफा जब ये ए बी से टकराया, ए बी से इंटरसेक्ट किया, उस वक्त ए बी पे जिस तरह ये एंगल 2 फॉर्म हुआ, उसी तरह ये चलता हुआ जब ये इस सी डी से हुआ, तो ये एंगल 6 फॉर्म हुआ। देखिए ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, छोटा लग रहा है, ये सिर्फ मैंने आर्क छोटी बड़ी लगा दी। इसको अगर मैं यूं लगा दूं, इसी आर्क को, तो ये भी उसी साइज का नजर आएगा आपको, ऐसे। ठीक है, ये यूं भी लगाई जा सकती है, तो उससे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ये एंगल 6 है। जिस तरह ए बी पे एंगल 2 बना, सी डी चूंकि ए बी के पैरेलल थी, जब वो पी क्यू नीचे आता हुआ इससे टकराया, इससे इंटरसेक्ट किया, तो उसी तरह सी डी के इस जगह ये एंगल 6 फॉर्म हुआ, उसी एंगल से टकरा रहा है ना, देखें आप। तो अब एंगल 2 और एंगल 6 आपस में क्या हुए? कॉरेस्पॉन्डिंग।
एंगल 2 एंड एंगल 6, 2 और 6। बिल्कुल उसी पैटर्न पे आप अगर गौर करें तो पी क्यू जब ए बी से टकराया तो यहाँ एंगल 3 बना और यहाँ पे फिर एंगल 7 बना उसी जैसा। तो एंगल 3 एंड एंगल 7, एक पेयर ये आ गया 1 एंड 5 एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग। एंगल 4 और एंगल 8 दूसरा पेयर ये आ गया, ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, और ये तीसरा पेयर है एंगल 2 और एंगल 6। अगला पेयर एंगल 3 और एंगल 7, ये चौथा पेयर आ गया। 4 पेयर्स आ गए किसके? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के। पहला पेयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का, दूसरा पेयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का, तीसरा पेयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का और चौथा पेयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का। अब अगला जो पॉइंट है वो है ऑल्टरनेट एंगल्स का। ऑल्टरनेट एंगल्स, नाम से ही जाहिर है सर ऑल्टरनेट क्या होता, एक दूसरे का मुतबादिल। अब अगर इस केस में देखें तो यहां ऑल्टरनेट एंगल कौन कौन से हैं? ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस, इनको एक ट्रांसवर्सल पी क्यू ने कट किया। जिस तरह ए बी के ऊपर पी क्यू ने ये एंगल 3 फॉर्म किया, वैसा ही इसकी अपोजिट साइड पे एंगल 5 फॉर्म हुआ। सी डी के ऊपर वैसा ही, जैसे ये देखें ना, अगर आप इसको यूं पिक्चर को उल्टा लें, बिल्कुल यूं उल्टा लें, तो ये 3 नीचे आ जाएगा, यूं बन जाएगा ना। यहां देखें, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और यहां 3 आया होगा और यहां 5 आ जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे। ठीक, तो इस 3 का ऑल्टरनेट क्या था? 5, 5 का ऑल्टरनेट 3, 3 का ऑल्टरनेट क्या है? 5, 5 का ऑल्टरनेट 3। इसकी जगह वो, उसकी जगह एक दूसरे के क्या हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो एक पेयर जो इसमें हमें ऑल्टरनेट एंगल का मिला वो कौन सा है? एंगल 3 एंड एंगल 5, 3 और 5। आप इनको प्रोटेक्टर रख के देख लीजिएगा, ये दोनों दूसरे के इक्वल। आगे चलते हैं सर, जिस तरह 3 और 5 ऑल्टरनेट हैं उसी तरह 4 और 6 भी फिर ऑल्टरनेट हैं जी। तो दूसरा पेयर जो हमें ऑल्टरनेट एंगल का मिला वो है 4 एंड एंगल 6। तो हमने जिसे डिस्कस किया, परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल क्या होता, एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते, एंटीरियर एंगल्स क्या होते, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते, ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते, ये चीज़ें हमारी डिस्कस हो गई। इसमें हमने पेज नंबर 148 के बॉटम पे जो एक क्वेश्चन दिया हुआ वो भी डिटेल में डिस्कस किया, उसकी तस्वीरें वगैरह बना के हमने पिक्चर्स वगैरह बना के देखी। अगला जो पॉइंट है ना वो है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। पेज नंबर 150 के दरमियान में अगर आप देखें तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस है। इसके नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें आपने एंगल्स को फिल करना है। पहली, दूसरी और तीसरी 3 फिगर्स दी हुई हैं। आप इन एंगल्स को प्रोट्रैक्टर की मदद से भी देख के फुल कर सकते हैं। पेज नंबर 151 के टॉप से अगर आप देखें तो 3-4 लाइनें छोड़ के एक लाइन दी है। यहाँ 3 जो है ना ये ऑब्जेक्टिव हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इनके आंसर्स नहीं दिए हुए, ये मैं आपको समझा देता हूँ। आंसर्स भी लिखवा देते हैं, इनको आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में भी आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। वो क्या कह रहा है? इफ 2 पैरेलल लाइंस आर कट, अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं, आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, जब उसको एक ट्रांसवर्सल कट करे, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड आर डैश इन साइज। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है सर? वो कह रहा है जब 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करे तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे वो डैश इन साइज होंगे, मतलब वो आपस में उनका साइज का क्या लिंक होगा। देखें करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से बने सर? 1 और 5, 4, 8, 3, 7 और 2, 6, यही 4 पेयर्स बने थे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के। इनका साइज आपस में क्या होगा? तो उसकी जगह, ब्लैंक की जगह आप डाल दीजिए इक्वल इन साइज। आप प्रोटेक्टर की मदद से, आपके पास प्रोटेक्टर भी है, बुक भी है, रख के देख लीजिएगा कि 1 और 5, 4, 8, 3, 7, 2, 6 इनका साइज सेम होगा। तो ये याद रखिएगा बात, आइंदा के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी। जब भी कोई ट्रांसवर्सल कोई 2 पैरेलल लाइंस को कट करे तो क्या होता? जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म होते वो साइज में इक्वल होते। अगली बात जो अगला पॉइंट है वो भी बोल्ड करके लिखा हुआ उसने, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 पैरेलल लाइंस,
इफ अ ट्रांसवर्सल, अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे दो पैरेलल लाइंस को, फिर द एंड ऑल्टरनेट एंगल्स, अब सर ऑल्टरनेट एंगल्स आर डैश इन साइज, ऑल्टरनेट एंगल कौन कौन से सर? 3 और 5, इसी तरह 4 एंड 6 और 4, ये आपके ऑल्टरनेट एंगल्स थे जो फॉर्म हुए थे। ये भी आपस में इक्वल होंगे। प्रोटेक्टर आपके पास है, बुक आपके पास है, आप इसको मेजर करके देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो बात मैं आपसे कह रहा हूं वो ठीक है। आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। लिहाजा दो चीजें हमें क्लियर होगी सर, कि जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं ना, जो पेयर होता वो आपस में इक्वल होता। जब भी कोई ट्रांसवर्सल किसी दो पैरेलल लाइन को काटे, उस वक्त जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते वो भी इक्वल होते, और जो अल्टरनेट एंगल्स आपस में फॉर्म होते, जो पेयर होता, वो भी इक्वल होता। ठीक होगी बात। अगला जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स, अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे किसे? टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस को, द सम ऑफ द एंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू व्हाट? देखें, दो पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल ने कट किया, ये 3 4 5 6 ये इंटीरियर एंगल्स हैं। ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे जो इंटीरियर एंगल्स होते उसका सम किसके बराबर होता? ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये ट्रांसवर्सल, इसने इन दो पैरेलल लाइंस को कट किया, 3 4 5 6 4 इंटीरियर एंगल्स बने। ट्रांसवर्सल की सेम साइड, इस साइड पे कौन से इंटीरियर एंगल्स हैं? 4 और 5, और इस साइड पे कौन से इंटीरियर एंगल्स हैं? 3 और 6। वो कह रहा है कि एक सेम साइड पे, जैसे अगर हम एंगल 4 प्लस एंगल 5 इनकी बात करें तो किसके इक्वल होगा? और इस साइड पे कौन कौन से हैं? एंगल 3 और एंगल 6, ये किसके इक्वल होगा? तो ये भी सर 180 के इक्वल होगा, और ये भी 180 के इक्वल होगा। तो सर इस ब्लैंक में क्या डालेंगे? आंसर होगा, अब मैं पूरी पढ़ रहा हूं, इसको गौर से सुन लें। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। बात समझ में आई है? कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है ना, कोई भी स्ट्रेट लाइन होगी, उसका जो टोटल एंगल होता है ना, वो होता 180 डिग्री। कितना होता? 180 डिग्री। यहां पे क्या आएगा कि जब कोई ट्रांसवर्सल कट करे दो पैरेलल लाइंस को, उनके जो इंटीरियर एंगल्स बने ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे, ये सेम साइड ये कर लें या ये कर लें, तो उनका 4 और 5 का सम देख लें या 3 और 6 का देख लें, तो वो किसके इक्वल होगा? हमेशा 180 के इक्वल होगा। ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव हमारे हो गए। हमने परपेंडिकुलर लाइन को डिस्कस किया, पैरेलल लाइन को डिस्कस किया, ट्रांसवर्सल को डिस्कस किया। एक क्वेश्चन था कि अगर परपेंडिकुलर को रोटेट कर दें 90 डिग्री तो क्या होगा, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। और एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये सब डिस्कस हो गए। ये 3 पॉइंट्स, ये जो ऑब्जेक्टिव बन सकते थे, ये भी डिस्कस हुए। अगला जो लेक्चर होगा उसमें एक्सरसाइज 12 स्टार्ट करेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम है नीचे कमेंट्स में पूछें। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, इसको लाइक करके दूसरों के साथ शेयर करें। चैनल को अगर आपने तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12A को स्टार्ट करेंगे, उसमें मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।